Hello students, I welcome you all to our online learning platform. Today in this video we will be dealing with the third part of the chapter Democracy and Equality. Its previous two parts we have already discussed in the previous videos. In this chapter till now we have studied about the definition of democracy, and then we have went towards the relationship between democracy and equality, and how equality is imparted in India, and why it is said that equality is only formal. So, for today, let us move towards the struggle for equality. आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, पिछले दो वीडियो में हमने देखा है कि डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी का रिलेशन क्या है। फिर हमने ये भी देखा था कि इक्वालिटी जो है वो फॉर्मल है, यानी कि सिर्फ पेपर में कहने को इक्वालिटी होती है, एक्चुअल लाइफ में रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं हो पाती है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब इक्वालिटी इम्पार्ट नहीं होती है तो उस अधिकार को लोग छीनते कैसे हैं या उस अधिकार को लोग पाते कैसे हैं। मैंने लास्ट के दो वीडियोस में ये आपको साफ साफ बताया हुआ है कि हमारे यहाँ आज भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, लोग भी जो हैं वो आवाज़ उठाएंगे ताकि उनके इस इक्वालिटी के हक को उन्हें दिया जा सके। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि जो बातें किताबें में लिखी हुई हैं, जो पेपर में लिखे गए हैं, उसको रियलिटी में लाने का, उसको रियल बनाने का एक ही तरीका है कि हमें उसके अगेंस्ट विरोध करना पड़ेगा, हमें उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि जब हम ऐसे स्ट्रगल के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं तो इसी से हमारी डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहती है और डेमोक्रेसी एक्चुअली स्टैब्लिश हो पाता है। इसके लिए इसको समझना है अगर हम लोगों को, तो इसके लिए मैं एक नहीं इनफैक्ट दो केस स्टडी बताऊंगी जिनसे हम लोग जानेंगे कैसे एक्चुअली में इक्वालिटी नहीं मिली हुई थी, तो किस तरीके से लोगों के जो यूनिटी है, लोगों का एकजुट होना और जुट करके आवाज़ उठाने से किस तरीके से जो किताबों में इक्वालिटी दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दी गई है, उसे एक्चुअल प्लेटफॉर्म में लाया गया। पहला केस हम लोग अपने इंडिया में ही देखते हैं, तवा मत्स्य संघ का। ये तवा मत्स्य संघ या जिसे हम TMS कहते हैं, ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली मछुआरों का एक ग्रुप था। मध्य प्रदेश में एक नदी है, तावा नदी। उस नदी पर पे डैम बनाने का प्लान आया था और वहीं पर पे पास में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इस्टेब्लिश करनी थी, सतपुरा फॉरेस्ट रीजन में। तो जब ये प्लानिंग की गई कि वहाँ डैम बनाना एंड फॉरेस्ट स्टैब्लिश करना है, तो वहाँ पे जो उस नदी के आसपास लोग रहते थे, जो ट्राइबल्स थे, उनसे कहा गया कि आप उस इलाके को छोड़ दें और डिस्प्लेस हो जाए, आपको सरकार की ओर से दूसरी जगह ज़मीन मिलेगी। नो डाउट ज़मीन मिलेगी, आई अग्री, बट तो भी इनको परेशानी थी। क्या आप बता सकते हो क्या परेशानी थी? लेट मी टेल यू, परेशानी ये थी कि ये सारे लोग मछुआरे थे। आप भले ज़मीन इनको दे सकते हो, आप रहने को दे दिए, पर इनका जो कमाई का सोर्स है वो तो उनसे छीना रहा है ना। अब आप कहोगे डैम के बनने से तो कोई फिशिंग वगैरह नहीं छिनाता, बट देखते हैं यहाँ पर ऐसा हुआ है। लेट अस सी कैसे इनसे इनका रोजगार छीना गया। जैसे ही डिस्प्लेस पीपल को यहाँ से हटाया गया तो इन पे पाबंदी लगा दी गई कि इस डैम से वो अब मछलियाँ भी नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा क्यों लगाया गया पाबंदी? तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला था और उस टेंडर के तहत जितने भी प्राइवेट, मतलब किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि उस डैम का कंट्रोलिंग, मतलब वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन एंड बाकी सारा उनकी जिम्मेदारी है। तो जैसे ही ये दिया गया तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, अपनी मर्जी से कुछ लेबरर्स को अपॉइंट किया अलग अलग एरिया से, उनको कुछ पेमेंट देते और उसके बदले में मछलियाँ वगैरह निकलवाते। और जो लोकल पीपल जो पहले वहाँ रहते थे और जो अपना वहाँ से मछली निकाल करके मार्केट में मछली बेचते थे, उन पे बैन लगा दिया गया, उन पे रोक लगा दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पहली चीज़, उनसे उनका ज़मीन छीना गया। चलो सरकार ने ज़मीन दी, चलेगा, लेकिन उनका जो कमाई का सोर्स था वो भी उनसे छीन लिया गया। अब इट्स क्वाइट ऑब्वियस ना, आप ज़मीन दे दियो दैट्स ओके, बट खाने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी है और इनको फिशिंग के अलावा और कुछ आता नहीं है, तो अब ये काम क्या करेंगे? तो इसलिए इन्होंने अपनी एक ग्रुप बनाई कोऑपरेटिव्स की, जिसका नाम इन्होंने तवा मत्स्य संघ रखा। और ये ग्रुप के तहत इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और गवर्नमेंट से डिमांड करना शुरू किया कि हमें अधिकार दिया जाए कि हम यहाँ से मछलियों को पकड़ सकें, क्योंकि यही एक सोर्स है हमारे इनकम का, इसके अलावा हमें और कोई लाइवलीहुड नहीं आता है। तो अगर हमें मछलियाँ पकड़ने की आज़ादी नहीं दी जाएगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
अब इनका प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय तक चला। जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा तो गवर्नमेंट को एक कमेटी बैठानी पड़ी कि वो इस मैटर को देखे एंड डिसीजन ले। और यही कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को कि टीएमएस को फिशिंग राइट्स दे दी जानी चाहिए। जब सरकार के पास ये रिकमेंडेशन आई तो नो डाउट बहुत लंबे समय तक फाइल दबी रही, बट फाइनली कुछ सालों के अंदर सबसे पहले तो इन्हें अधिकार दे दिया गया कि हाँ कि आप जाओ, आप फिशिंग कर सकते हो। और उसके बाद देखने को ये भी मिला कि कुछ साल के अंदर में ही टीएमएस जो है उस रिजर्वायर की फिशिंग को भी बहुत इम्प्रूव किया, यानी कि उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो गई। कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने के पास जो आपका नुकसान हो रहा था, नुकसान इन द सेंस लाइक वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं तो उनका प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुँच रहा था इन सिंपल वर्ड्स। बट इनके थ्रू देखा गया कि ये फिशिंग भी कर रहे हैं और जो उनका लाइफ साइकिल है, जो इकोसिस्टम का बैलेंस है, वो भी मेंटेन रख रहे हैं। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हुआ। इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे स्कीम्स निकालती है ताकि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ सबको इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी का हक दिया जा सके। इनफैक्ट कुछ लॉज हमारे पास ऐसे भी हैं जो अनइक्वल ट्रीटमेंट को रोकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दलित, एसटी, एससी, ओबीसी, इन सब के लिए रिजर्वेशन है, इनको स्पेशल बेनिफिट्स दिया गया ताकि इनके पोजीशन को हम सोसाइटी में अपलिफ्ट कर सके। जो ये सोसाइटी में पीछे रह गए हैं, डाउन ट्रोडन रह गए हैं, उनको वहाँ से बाहर निकल करके बाकियों के बराबरी में लाया जा सके और इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो दिलवाया जा सके। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है। उनमें से एक स्कीम्स है मिड डे मील। ये मिड डे मील सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो ये कुछ साल पहले प्रोग्राम आया है जिसके तहत सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से। इसी में एक और नया चीज़ इंक्लूड किया गया, ये है मिड डे मील। मिड डे मील में क्या होता है, जो लंच हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो जो लंच करते हैं वो आपको घर से नहीं लेके जाना है, वो बच्चों को स्कूल के साइड से ही मिलता है। एक्चुअली स्कूल को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अब इससे इक्वालिटी कैसे इम्पार्ट हो रहा है, तो सुनो ध्यान से मेरी बात। पहली बात, जो खाना बनाती है वो दलित लेडी होती है नॉर्मली, ठीक है। अब सारे बच्चे एक जगह एक साथ बैठ के खाते हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है तो अलग बैठेगा, सब एक साथ बैठ के खाते हैं, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो ये तो इक्वालिटी इम्पार्ट किया, बट इसके अलावा इसका और एक बेनिफिट है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल तो ज्वाइन करेंगे और हमारे यहाँ की लिटरेसी रेट भी इम्प्रूव होगी। कुछ नहीं तो कम से कम खाने के ही लालच में बच्चे एवरीडे स्कूल तो आएंगे और गरीबों को कम से कम एक दिन का खाना मिलेगा, एक वक्त का खाना मिलेगा। समझ गए? चलिए, हाउएवर दुख की बात यह है कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है इक्वालिटीज़ इम्पार्ट करने की, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे सिचुएशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये नज़र आता है कि इक्वालिटी इम्पार्ट नहीं हो पाती है। जैसे बहुत जगह ऐसे हैं कि बच्चे जो हैं दलित के द्वारा बनाए गए खाने से मना कर देते हैं। कहीं पे ऐसा भी होता है कि दलित के बच्चों को अलग बैठाया जाता है और बाकियों को अलग बैठा दिया जाता है। सरकार अपने साइड से इनिशिएटिव ले चुकी है। अब ये जो डिफरेंसेस है ये हम पब्लिक के साइड से हो रहा है। तो अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं तो नो डाउट ये जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट हो रही है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन आवर एटीट्यूड। नेक्स्ट, ये तो मैंने इंडिया का एग्जाम्पल लिया। अब आते हैं दूसरे कंट्रीज़ देखते हैं, क्या दूसरे कंट्रीज़ में भी इनइक्वालिटी है? यस, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यूएसए में। यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन डिस्क्रिमिनेशन होता था, रंग भेद होता था वहाँ पे गोरे काले का। ये था तो बहुत पुराना और इसे बाद में हटा भी दिया गया था, इसे बैन ख़त्म भी कर दिया गया था 1950s के समय पे ही। 1950s के समय ही ये हुई थी, एक स्ट्रगल हुई थी इक्वालिटी की और इसके तहत एक एक्ट आया था, सिविल राइट्स एक्ट। और ये जो मूवमेंट था ना, जिस मूवमेंट के तहत ये एक्ट आया उसको कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। इस एक्ट के तहत वहाँ पर पे भी डिस्क्रिमिनेशन पे बैन लगा दिया गया कि कोई भी रंग पर पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई रिलीजन या नेशनल ओरिजिन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। बट कहीं ना कहीं आज वहाँ पर पे भी वो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता ही है। तो वी कैन सी कि पेपर्स में तो बहुत सारे इक्वालिटीज़ को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है और एक्चुअल में लाने के लिए, रियलिटी में लाने के लिए भी स्ट्रगल्स हुए हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस का एटीट्यूड, हम सिटीजन्स का एटीट्यूड कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि वो नेगेटिव पड़ जाता है और वो इक्वालिटी को स्टैब्लिश होने
नहीं देता है, और ये तभी इस्टेब्लिश होगा जब हम अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखोगे, स्ट्रगल जो है इक्वालिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि तभी आपको इक्वालिटी मिलेगी और आपको पूरे हक आपके मिल सकेंगे और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाएगी। होपफुली आपको टीएमएस एंड सिविल राइट्स मूवमेंट समझ में आया है। अगर समझ में आया तो मैंने यहाँ 5 क्वेश्चंस दिया है। जस्ट टेक आउट योर नोटबुक्स, अपने कॉपी नोटबुक निकालिए और तुरंत इसको सॉल्व कीजिए एंड देखिए आप समझे हैं या नहीं। एंड एनी काइंड ऑफ डाउट अगर अराइज होता है तो कमेंट सेक्शन पे आप अपने क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं एंड आई विल बी देयर टू आंसर यू दोज क्वेश्चंस। Okay, so that's all for today. Thank you for watching, and for such more videos stay tuned to us.